हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बेटा ये थर्ड पार्ट है चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। इस वीडियो में हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली नेचर ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 3 चीज़ें कही जाती हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। तो हम तीनों को डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस। What is the meaning of science? Science is a systematic and organized body of knowledge based on logically observed findings, facts and events. Means science एक ऐसी organized knowledge है जो कि जिसके principles रातों रात नहीं बने। जैसे हमारे पास H2O है, तो हमें पता है कि H2+O, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके लिए बहुत सारी रिसर्च की गई होंगी तभी वो बना होगा। तो साइंस में हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जाता है। अब हम मैनेजमेंट एज अ साइंस के फीचर्स देखते हैं। इनका मीनिंग समझने के बाद हम देखेंगे कि ये मैनेजमेंट के भी फीचर्स हैं। क्या मैनेजमेंट का क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहे हैं? अगर कर रहे होंगे तो मैनेजमेंट भी साइंस होगी, और नहीं कर रहे होंगे तो नहीं होगी। फर्स्ट इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस जो है वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मींस अगर हमें इसकी नॉलेज को लेना है तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। उस स्टडी मटेरियल से हम उसको पढ़ के इसको साइंस की जो नॉलेज है उसको ले सकते हैं। अब मैनेजमेंट के केस में डिस्कस करें तो मैनेजमेंट में भी हमारे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। तो उन बुक्स को रीड करके हम लोग इसकी नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बनते हैं। एक प्रिंसिपल को बनाने के लिए बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो कैसे प्रूव हुआ? वो हमने देखा कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं, वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिर रही है। तो उसके बहुत बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तब जाके वो प्रूव हुआ कि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक है, अगर हम इसको मैनेजमेंट के केस में डिस्कस करें तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स पे बेस होते हैं। मैनेजमेंट के भी 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल के, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस पे बेस होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए होते हैं। और आपको पता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसे एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपका जो प्रिंसिपल है ये पार्शली साइंस के साथ मैच कर रहा है, फुली इसको मैच नहीं कर पा रहा है। थर्ड इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको ग्रेविटेशन फोर्स का एग्जांपल दिया, तो अगर इंडिया में मैं कोई एप्पल या कोई ऑब्जेक्ट को गिरा रही हूँ तो ज़मीन पे गिर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि यूएस में अगर मैं वो चीज़ को गिरा रही हूँ तो वो कहीं और जाके गिरेगा। वहाँ पे भी अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी और वो भी ज़मीन पर ही गिरेगा। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये यूनिवर्सली वैलिड होते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं होते। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट्स? आर्ट इज एन सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल। आपको पता है कोई आर्ट का मतलब क्या है? कला। कोई भी कला कैसी आएगी? हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए हमारे अंदर, और प्रैक्टिस करने से हम परफेक्शन को पा सकते हैं। अगर हमारे अंदर स्किल है, काबिलियत है, क्रिएटिव है हम, और हम किसी चीज़ को बार बार कोशिश करते हैं तो हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं। इसके फीचर्स से आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए फर्स्ट फीचर देखिए इसका। फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सेम फर्स्ट पॉइंट तीनों का सेम है कि इसकी भी थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो बहुत सारे राग होते हैं, उनको हम इजीली बुक्स में से स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इसको मैनेजमेंट से कंपेयर कर रहे हैं तो मैनेजमेंट का भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल होता है जहाँ से हम मैनेजमेंट की नॉलेज को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल तो अप्लाई कर रहा है। सेकेंड देखते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मीनिंग क्या है कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत सारी होती है, मैंने राग तो बहुत सारे पढ़ लिए, लेकिन उन राग को म्यूजिशियन अपने अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनल एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो हर किसी का तरीका क्या होता है, अपना अलग होता है, अपनी क्रिएटिविटी अलग होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन, मतलब अपने तरह से हर कोई यूज़ करता है उसको। ऐसे ही मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, लेकिन मैनेजर्स उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग और अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग उन प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सेकंड प्रिंसिपल भी प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में। थर्ड इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आपकी जो आर्ट है वो परफेक्शन कैसे बन सकती है, अगर आप उसको कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी परफेक्शन की तरफ जाएगा। तो ऐसे ही आपका मैनेजमेंट में होता है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स होते हैं, उनके डिसीजंस ज़्यादा अच्छे होते हैं न्यू मैनेजर्स से जो वो सीख रहे होते हैं। तो इसी तरह से ये प्रिंसिपल भी आपका प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एंड एन आर्ट। ये दोनों होता है, क्योंकि इसका भी फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा फुलफिल हुआ था और सेकंड भी पार्शली हुआ था। तो मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एंड मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑल्सो। थर्ड पॉइंट देखते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन? Profession is an occupation backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted. Profession का concept हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि हमें प्रोफेशन में आने के लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है और एक स्पेशलाइज्ड कोर्स की ज़रूरत होती है। अगर हमने वो कोर्स किया हुआ होता है तभी हम एक प्रोफेशनल बन सकते हैं। इसीलिए उसमें बोला गया है कि हमें नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और उसकी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस कोर्स को कंप्लीट नहीं किया हुआ होता तो हम उस प्रोफेशन में नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल लॉयर है, जब तक उसने लॉ नहीं की होगी तब तक वो लॉयर नहीं बन सकता। जैसे ही आपका डॉक्टर है, जब तक उनके पास MBBS की डिग्री नहीं होगी वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो इस तरह से प्रोफेशन में जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। फीचर्स देखते हैं इसके। फर्स्ट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वही फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था, तीनों का सेम है। इसकी भी नॉलेज के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, वहाँ से हम इसकी नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। सेम एज मैनेजमेंट की भी हम नॉलेज को स्टडी मटेरियल से एक्वायर कर सकते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके पास वो डिग्री नहीं है तो वो एक डॉक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। एक मैनेजर MBA करके या मैनेजमेंट का कोई कोर्स करके भी मैनेजर बन सकता है और बिना उसके भी मैनेजर बन सकता है। इसीलिए ये प्रिंसिपल भी हमारा फुलफिल नहीं करता। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ऐसी बहुत सारी एसोसिएशंस होती हैं जिनसे आपको जुड़ना होता है अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले। जैसे लॉयर्स के लिए एसोसिएशन होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मैनेजमेंट में भी ऐसी बहुत सी एसोसिएशंस हैं। एक है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, न्यू दिल्ली में है ये। लेकिन मैनेजर्स के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको मैनेजर बनने से पहले इस एसोसिएशन को ज्वाइन करना पड़े। इसीलिए ये वाला प्रिंसिपल मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। ये जो एसोसिएशंस होती हैं ये कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, कोड्स बनाती हैं। तो जो भी प्रोफेशनल इन एसोसिएशंस के साथ जुड़े होते हैं उनको उन कोड्स का, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट में भी AIMA ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, लेकिन जब उन एसोसिएशंस के साथ ही जुड़ना कंपल्सरी नहीं है तो उन कोड्स को भी मानना ज़रूरी नहीं होता। तो ये वाला प्रिंसिपल भी आपका मैच नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं सर्विस मोटिव। प्रोफेशनल्स का जो काम होता है, फर्स्ट काम आपका होता है कि आपको सर्विस प्रोवाइड करना होता है, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना होता है, ठीक है। लेकिन हमारे बिजनेस का, हमारी मैनेजमेंट का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हालांकि आजकल हमने पढ़ा भी है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रहा है, लेकिन मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो इसीलिए ये वाला प्रिंसिपल भी इसको मैच नहीं करता। आज का नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमारा जो मैनेजमेंट वर्क है वो बहुत ज़्यादा होता है, एक अकेला एम्प्लॉय उसको नहीं कर सकता। इसीलिए हम इसमें ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड इज़ मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड इज़ सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट।
फर्स्ट आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, जिनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, जो बेसिकली प्लानिंग का काम करते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, ठीक है। ये कौन लोग होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर। तो ये सब आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं। सेकेंड है आपके मिडल लेवल मैनेजमेंट। ये बेसिकली डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, ठीक है, जैसे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स, ठीक है। ये एक तरह से लिंक होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट के बीच का, ठीक है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी मेकिंग करता है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट उन पॉलिसीज़ को क्या करते हैं? सुपरवाइजरी लेवल तक पहुंचाते हैं और देखते हैं कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्ड आपके होते हैं सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या करते हैं? जो मिडिल लेवल से काम मिला होता है, ये कोशिश करते हैं कि वो काम हम वर्कर्स से करवा सकें और क्वालिटी का ध्यान रख के हम उस काम को कंप्लीट कर सकें। तो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं? सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। तो ये आपके सब सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से चार्ट होता है। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी इनके पास होती है, उसके बाद इनके पास, और थर्ड लेवल पे इनके पास। अब इन तीनों लेवल के फंक्शंस डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के फर्स्ट डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। सबसे पहले इनको डिसाइड करना होता है कि हमारी एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकेंड है फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज़। उन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए हमें प्लान्स और पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है, ठीक है। तो प्लान एंड पॉलिसी मेकिंग का काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़। अब ये क्या करते हैं? एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमने जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाई हैं उनके अकॉर्डिंग मिडिल लेवल मैनेजर्स में काम को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, सो दैट कि काम इजीली हो पाए। फोर्थ इज़ असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज। अब ये जो हमने प्लान्स बनाए हैं, जिनके लिए ऑर्गेनाइजिंग भी कर दी है, अब हम देखते हैं कि उन प्लान्स में जो भी हमें फाइनेंस चाहिएगा, फिक्स्ड असेट्स चाहिएंगी, वो भी हमारे पास हैं या नहीं है, उनको अवेलेबल करवाते हैं ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। अगर हमें फिक्स्ड असेट्स नहीं है, उनको परचेज करते हैं। फाइनेंस की कमी है तो उसके लिए अरेंजमेंट्स करते हैं। तो वो सारी असेंबलिंग का काम भी कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो लास्ट पॉइंट इज वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब कंपनी की वेलफेयर, कंपनी स्मूथली काम करे, मार्केट में सर्वाइव करे, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो वो इस तरह से प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाते हैं कि कंपनी जो है वो हमारी ग्रो करे और मार्केट में अच्छे से सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। फर्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लोअर लेवल। तो अब यहाँ पे क्या है? ये एक तरह से लिंकिंग पिन का काम करते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इनको प्लान्स एंड पॉलिसीज बताई, वो लोअर लेवल को एक्सप्लेन किया जाए, सो दैट कि वो अच्छे से उस काम को कर पाएँ। तो सेकंड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट। मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो मोस्टली किसी ना किसी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारे डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइज हैं या नहीं है, वो प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारे पास मटीरियल अवेलेबल है या नहीं है। तो इनका काम होता है कि अपने डिपार्टमेंट में सारी एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें अगर एम्प्लॉयज़ कम हैं, हमें और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो उनकी रिक्रूटमेंट करना, उनकी सिलेक्शन करना, तो ये किसका काम होता है? मिडिल लेवल मैनेजर्स का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट। अब आपको पता है कि मैनेजर्स का क्या काम होता है कि अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको अच्छे से मोटिवेट करना, ताकि वो अपना 100% दे पाएँ और कंपनी के जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाएँ। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉयज़ की काम को कैसे करना है, और कंट्रोलिंग मीन्स जो वो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब काम किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजर का। नेक्स्ट इज कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। अब हम अकेले तो काम नहीं कर सकते, हमें दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट कब सेल्स करेगा? जब प्रोडक्शन से काम पूरा हो जाएगा। प्रोडक्शन कब काम पूरा करेगा? जब परचेज डिपार्टमेंट से काम हो जाएगा। तो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करना, ताकि सब एक साथ काम कर सकें और हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल। वही
कि जो टॉप लेवल ने प्लान्स बनाए हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, अपने डिपार्टमेंट में भी उसे अच्छे से करना, अपने से नीचे वालों को भी एक्सप्लेन करना, ताकि वो जो हमारे प्लान्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम हो और हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। लास्ट इज़ लोअर एंड सुपरवाइजरी लेवल। आपको पता है कि इसमें सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर्स, क्लर्क्स ये सब आते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि हमारे टॉप लेवल ने और मिडल लेवल ने जो जो प्लान्स बनाए हैं उन प्लान्स के अकॉर्डिंग काम को वर्कर्स से करवाना, ठीक है। इनके पास अथॉरिटी लिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। हमारी आउटपुट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन्हीं की एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली काम तो इनको करवाना है वर्कर्स से, और ये क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं वर्कर्स को, और वर्कर्स की जो भी रिपोर्ट होती है वो मिडिल लेवल मैनेजर्स को देते हैं। वर्कर्स में डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम भी लोअर लेवल मैनेजर्स का होता है, ठीक है। अब इनके फंक्शंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंस ऑफ वर्कर्स। सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स हैं, ये डायरेक्टली लिंक होते हैं वर्कर्स से, इसीलिए जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स तक पहुंचाते हैं। सेकेंड इज गुड वर्किंग कंडीशन, मीन्स ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के अंदर, सो दैट कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को ईजिली कह सकें और ईजिली ये लोग भी अपनी इंस्ट्रक्शंस को उनको पास कर सकें। एक हेल्दी रिलेशन बनाते हैं ताकि हमारा काम जो है वो अच्छे से हो सके। थर्ड इज लुकिंग फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट इज वेलकमिंग सजेशंस ऑफ वर्कर्स, अगर वर्कर्स का कोई सजेशन होता है और अगर इनको अच्छा लगता है वो सजेशन, तो फिर ये मिडिल लेवल मैनेजर्स को वो सजेशन बताते हैं और मिडिल लेवल मैनेजर्स वो सजेशन टॉप लेवल मैनेजर्स के सामने रखते हैं। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अभी मैंने आपको बताया कि इनका काम होता है क्वालिटी मेंटेन करना, तो ये ध्यान रखते हैं कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज बूस्टिंग द मोराल ऑफ वर्कर्स, मीन्स ये क्या करते हैं, वर्कर्स का मोराल बूस्टअप करते हैं, वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं, उनमें टीम स्पिरिट लेके आते हैं ताकि वो अच्छे से काम को कर सके। नेक्स्ट इज मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ये ध्यान रखते हैं कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें वेस्टेज कम से कम हो, हमारा जो वर्क हो वो एफिशिएंटली हो और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।